Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is the video number 3 for the chapter of audit. That was your chapter number 3, audit documentation and audit evidence. So till yet we have discussed that we need audit procedures to obtain audit evidence, and I told you the various categories of audit procedures. There was a chart. ये वाला जो चार्ट है इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं. ऑडिट प्रोसीजर्स दो कैटेगरीज के होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, जिसको हम अदर प्रोसीजर्स भी बोल सकते हैं. फिर इसके बाद में जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हैं ये फर्दर दो पार्ट में स्प्लिट होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स. फिर जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स हैं वो भी दो कैटेगरीज में, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स. एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी दो तरह के होते हैं, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. ठीक है ना. तो ये वाला जो टॉपिक है ना बीच में कि व्हाट आर द वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, इसको हम लोग बाद में करेंगे. अभी जो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, ये वाली जो पूरी कैटेगरी है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं, वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था कि वो प्रोसीजर्स जो हेल्प करते हैं एक अंडरस्टैंडिंग लेने में उस एंटिटी की कि क्या यहाँ पर कोई रिस्क है या नहीं है, किस बात की रिस्क, मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, है ना. और आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो आज हम लोग इस बारे में डिस्कस कर लेंगे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं, कब होते हैं, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं और टेस्ट ऑफ डिटेल्स वगैरह क्या होता है. और ये वाले जो पोर्शन है, जो 7 ऑडिट प्रोसीजर्स हैं टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ये हम बाद में करेंगे. सो इन एग्ज़ाम अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, तो वो ये है और वो वाला चार्ट है जो मैंने बताया. बेसिकली ये पूरा चार्ट है, ठीक है. और अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ठीक है, तो ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो पहले तो आप इसको कैटेगरीज में डिवाइड करोगे एंड देन उसके बाद में आप ये 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ये जो हैं ये ऑडिट प्रोसीजर्स हैं. दीज आर द वेरियस ये वो सारे प्रोसीजर्स है जो हेल्प करते हैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में. सो ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूड ऑल दीज. लेकिन टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स दो टाइप के होते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स के, रैप एंड फैप. दैट इज़ योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं. फिर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो इंक्लूड्स करेंगे, ठीक है. कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. फिर भी अगर है देन यू कैन कॉमेंट डाउन, मैं एक बार आपको फिर से बता दूँगी. ये जो है ये इंक्लूड्स है, वो क्या है, टाइप्स हैं, रैप एंड फैप. फिर उन टाइप्स के ही बेसिस पर हम इन सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर्स को कैटेगराइज करते हैं. लाइक आपको बताया था ना मैंने कि हम इंस्पेक्शन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी करते हैं एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं. लाइक अगर हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स चेक करना है तो वो सब मैं आपको तभी डिटेल में बताऊंगी जब हम इनका डिस्कशन करेंगे. बट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी जो टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं. तो यहाँ से आ जाते हैं. एंड यहाँ तक हम लोगों ने ये किया था कि जैसे अगर कोई डेटा है जो रिट्रीवेबल नहीं है या फिर उसका बैकअप अवेलेबल नहीं है, तो या तो ऑडिटर को वो डेटा उसका बैकअप अरेंज करा लेना चाहिए और या फिर उसको वो ऑडिट तभी कर लेना चाहिए जब वो डेटा अवेलेबल है. तो ये था उसमें नेचर एंड टाइम ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में. अब हम लोग आते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी में. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का जो पूरा डिटेल डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 4 में है, ठीक है. तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का तो आपको उसमें मिलेगा, लेकिन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का हम लोग यहाँ से कर लेते हैं. तो बेसिकली अब हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से. तो इसमें इन्होंने बोला है कि हम लोग जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है वो कब करते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है एसएस की या फिर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है. एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर भी फर्दर दो कैटेगरीज के होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर. तो अब देखते हैं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, वो प्रोसीजर जो हेल्प करता है एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने में कि यहाँ पर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रिस्क तो नहीं है, ठीक है. उसके बाद में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स पे आते हैं हम लोग. फर्स्ट पॉइंट उसमें फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. सो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब कंट्रोल्स को टेस्ट करना. किस बात के कंट्रोल्स, कि अगर आपकी एंटिटी में रिस्क है, ठीक है, तो आपने क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं उन रिस्क को रोकने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए या करेक्ट करने के लिए. तो इस बात के हर एंटिटी को कंट्रोल्स लगाने होते हैं. तो उन कंट्रोल्स को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑडिटर की होती है. तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं, मे बी डिफाइंड एज एन ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइंड टू इवेलुएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स. तो वो क्या होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है, लाइक आप लोग का टेस्ट होता है, आप लोग का एग्ज़ाम होता है. तो किस बात का एग्ज़ाम होता है, कि जो आपने पढ़ा कि क्या आपको वो आता है, क्या आपको उसकी नॉलेज है. तो आप लोगों ने पढ़ा, सब लोगों ने पढ़ा, लेकिन
नॉलेज है या नहीं, तो उस बात का आपका टेस्ट होता है। इसी तरह से कंट्रोल्स तो लगे हुए हैं, लेकिन वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करना होगा ऑडिटर को। तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं? वो ऑडिट प्रोसीजर्स जो इस टाइप से डिज़ाइन होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं टू इवेलुएट कि जो कंट्रोल्स हैं, जो एंटिटी में कंट्रोल्स लगे हुए हैं, वो उनकी क्या इफेक्टिवनेस है। मतलब वो क्या हेल्प कर रहे हैं प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट करने में और करेक्ट करने में अगर कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट है एजर्शन लेवल के ऊपर। ठीक है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट एट एजर्शन लेवल मतलब जो आपके अकाउंट बैलेंसेज हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स हैं, तो इन सब में अगर कोई भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, तो क्या वो जो कंट्रोल्स लगाए हुए हैं एंटिटी ने, वो उन जो मतलब कंट्रोल्स हैं, क्या वो हेल्प कर पा रहे हैं प्रिवेंट और डिटेक्ट और करेक्ट करने में जो रिस्क है। ठीक है, तो इस बात को हम चेक करेंगे। सो द ऑडिटर शेल डिज़ाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज टू द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल्स। व्हेन, तो ये कब करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑडिटर? कब करेगा? जब द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल इंक्लूड्स एन एक्सपेक्टेशन दैट द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। जब उसको ये लगता है कि जब उसने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करा, तो उसको ये लगता है कि इस एंटिटी के जो कंट्रोल्स हैं वो तो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो एक बार उस पर पूरा पूरा पक्का पक्का भरोसा करने से पहले क्या सोचेगा कि एक काम करता हूँ, मैं इस पर ट्रस्ट तो करने की सोच रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं चेक कर लेता हूँ कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। ठीक है, दैट इज द ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, तो वो एक बार अगर रिलाई करने की सोच रहा होगा तो वो क्या करेगा, एक बार चेक कर लेगा। या फिर जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स हैं वो अकेले सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे पा रही हैं, तो उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करना पड़ेगा। अ हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस मे बी सॉट अबाउट द ऑपरेटिंग effectiveness of control when the approach adopted consists primarily of the test of controls। जो हायर लेवल, इसका मतलब ये है कि हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस हमें मिलेगी कि कंट्रोल्स जो है वह इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं व्हेन द अप्रोच अडॉप्टेड कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इन पर्टिकुलर विद it is not possible or practicable to obtain sufficient appropriate audit evidence only from substantive procedure। मतलब ये वही बोल रहे हैं लाइन कि हायर एश्योरेंस आपको कब मिलती है, जब आप दोनों चीज़ें करते हो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स हैं वो अकेले प्रॉपर एश्योरेंस नहीं दे पा रहे, प्रॉपर एविडेंस का काम नहीं कर सकते। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का नेचर और एक्सटेंट क्या होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इसको ध्यान देना। इन डिज़ाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स the auditor shall perform other audit procedures in combination with inquiry to obtain audit evidence about the operating effectiveness of the controls। तो जब हम डिज़ाइन करेंगे और परफॉर्म करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को, हम कौन? ऑडिटर। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। अब ये वाले जो हैं अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, यही वो हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये सब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वो परफॉर्म करेंगे वो सब इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी, जिससे कि हम ये पता लगा पाएंगे कि जो कंट्रोल्स हैं उनकी क्या इफेक्टिवनेस है। ठीक है, तो हम 3 बातों को चेक करेंगे, क्या क्या, कि जो कंट्रोल्स हैं हाउ दे आर अप्लाइड, बाय हुम दे आर अप्लाइड एंड कंसिस्टेंसी विद विच दे आर अप्लाइड। मतलब कंट्रोल्स किसने लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, कब लगाए हैं और किस कंसिस्टेंसी से हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग में लगे हैं एंड में फॉलो ही नहीं हो रहे, बीच में फॉलो ही नहीं हो रहे हैं, सिर्फ स्टार्टिंग में ही फॉलो हो रहे हैं। तो हम 3 बातें चेक करेंगे, और ये 3 बातें हम कैसे चेक करेंगे, वही सब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स जो हम लोग पढ़ेंगे, इंस्पेक्शन वगैरह, उन सब के बेसिस पे हम चेक करेंगे क्या क्या, कि जो कंट्रोल्स हैं वो किसने अप्लाई करें, बाय हुम एंड or by what means, how they are applied at relevant times and the consistency with which they are applied। ठीक है, और साथ में determine whether the controls to be tested depend upon other controls and if so whether it is necessary to obtain audit evidence supporting the effective operation of those indirect controls। साथ में हम ये भी determine करेंगे, determine whether the controls to be tested, जो हम लोगों को कंट्रोल्स टेस्ट कर रहे हैं हम जिसका, क्या वो भी किसी इनडायरेक्ट कंट्रोल पे डिपेंड हो रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो कंट्रोल्स भी किसी और कंट्रोल पर डिपेंड है, तो आप फिर उन इनडायरेक्ट कंट्रोल का भी क्या करोगे, चेक करोगे।
ठीक है। तो अब एंड इफ सो वेदर इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस सपोर्टिंग द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दोज इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचर एंड एक्सटेंट। अभी ये रिमेनिंग है, इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, अकॉर्डिंगली अदर ऑडिट प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी, लाइक वही सब इंस्पेक्शन वगैरह जो इन्होंने बोला है। इन दिस रिगार्ड इंक्वायरी combined with inspection or re-performance may provide more assurance than inquiry and observation, since an observation is pertinent only at the point in time and at which it is made. ये आपको ज़्यादा समझ में तो तभी आएगा जब मैं आपको सब बता दूंगी, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इन दिस रिगार्ड इंक्वायरी को अगर हम कंबाइन करेंगे इंस्पेक्शन के साथ में या री-परफॉर्मेंस के साथ में, तो इट में प्रोवाइड मोर एश्योरेंस देन इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब ये कि इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन या री-परफॉर्मेंस अगर हम करते हैं तो हमें ज़्यादा एश्योरेंस मिलेगी अगर हम उसको कंपेयर करें इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन है इज़ पर्टिनेंट ओनली एट द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच इट इज़ मेड। मतलब जिस टाइम पे आप देख रहे हो उसी टाइम पे आपको पता लगता है ऑब्जर्वेशन में, बट री-परफॉर्मेंस एंड इंस्पेक्शन में आप लोग वेरियस टाइम पीरियड्स पे देखते हो। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि हम इंक्वायरी को अगर इंस्पेक्शन और री-परफॉर्मेंस के साथ कंबाइन करते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छा एश्योरेंस दे पाता है। अब ये सब क्या है, क्यों है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर कंट्रोल इन्फ्लुएंसेस द type of procedures required to obtain audit evidence about whether the controls was operating effectively. तो जो नेचर है पर्टिकुलर कंट्रोल की वो इन्फ्लुएंस करता है कि क्या कंट्रोल जो है वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा था या नहीं। फॉर एग्जांपल, इफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इज एविडेंस बाय डॉक्यूमेंटेशन, द ऑडिटर में डिसाइड टू इंस्पेक्ट इट टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर हो ही गया होगा अच्छे से। When more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness of controls, it may be appropriate to increase the extent. अब आपका नेचर जो था, नेचर एंड एक्सटेंट है इसका हेडिंग। नेचर क्या होगा? नेचर आपका वही होगा कि आपको वो कैसे करना है, इंक्वायरी के साथ में आपको अदर चीज़ें लगानी है, अदर प्रोसीजर्स लगाने हैं, ठीक है। और मतलब वही, उससे आपको ज़्यादा एश्योरेंस मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका नेचर। और इसमें ये भी था कि हम 3 बातें चेक करेंगे, बाय हाउ दे वर अप्लाइड, बाय हुम दे वर अप्लाइड एंड विच कंसिस्टेंसी विद विच दे वर अप्लाइड। एंड अगर कोई इनडायरेक्ट कंट्रोल है तो हम उसका भी चेक करेंगे। ये तो हो गया आपका नेचर, हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का। अब एक्सटेंट पे आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हमारा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो एक्सटेंट का हो रहा है। नेचर, एक्सटेंट और टाइमिंग, हम 3 बातें देख रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की। तो यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से हमारा एक्सटेंट स्टार्ट हो रहा है। When more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness of control, अगर आपको ज़्यादा persuasive audit evidence चाहिए, मतलब आपको ज़्यादा उसके बारे में एश्योरिटी चाहिए कि प्रॉपर इफेक्टिवनेस है या नहीं है, इट मे बी अप्रोप्रिएट, तो आप क्या करो, एक्सटेंड जो है अपने टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल का उसको इंक्रीज़ कर दो, साथ ही में जो डिग्री ऑफ रिलायंस है उसको भी बढ़ा दो। मैटर्स दैट द ऑडिटर में कंसीडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट आर, अब ये जो मैटर्स हैं वो क्या है, उसमें नेचर में क्या था, हाउ दे वर अप्लाइड, बाय हुम दे वर अप्लाइड एंड कंसिस्टेंसी विद विच दे वर अप्लाइड। अब एक्सटेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो हम देख लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड, किस फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल्स हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसी रही है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो हैं वो परफॉर्म हुए हैं। लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड दैट द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, किस लेंथ ऑफ टाइम के कंट्रोल्स पे ऑडिटर रिलाई करने की सोच रहा है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रेट क्या है डेविएशन का, मतलब आपको क्या लग रहा है कि कितना एक्सपेक्टेशन, डेविएशन का मतलब डिफरेंस कितना हो सकता है रियलिटी और जो उन्होंने दिखा रखा है उसमें। फिर रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एट द असर्शन लेवल, किस रेलेवेंस और किस रिलायबिलिटी का आप पूछे कितनी लेवल तक की। एंड साथ में द एक्सटेंट टू विच द ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स रिलेटेड टू दी असर्शंस। मतलब ये कि जो एक्सटेंट है, अगर आप अदर कंट्रोल्स को ज़्यादा चेक कर रहे हो तो फिर इसका एक्सटेंट आप कम भी कर सकते हो। साथ में अगर आपको ज़्यादा रेलेवेंट और रिलायबिलिटी चाहिए तो आप क्या करोगे, एक्सटेंट को इंक्रीज़ कर दोगे। फिर जो फ्रीक्वेंसी है इन कंट्रोल्स की अगर ज़्यादा है तो आपकी जो एक्सटेंट होगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का वो भी ज़्यादा होगा, लेंथ ऑफ टाइम ज़्यादा है तो वो भी ज़्यादा होगी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन अगर ज़्यादा है तो वो भी ज़्यादा होगा। तो इन सारे फैक्टर से हम ये पता लगाते हैं कि जो
मतलब जब हम इनका टेस्ट करते हैं कि जो हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं वो उसका हमें क्या एक्सटेंट रखना है। और हम लोग नेचर किस देखते हैं, नेचर हम इन बातों से देखते हैं। अब हम आते हैं टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से आप लोग सुना। द ऑडिटर शेल टेस्ट कंट्रोल्स फॉर द पर्टिकुलर टाइम और थ्रू आउट द पीरियड। अब ये ऑडिटर के ऊपर है कि उसको क्या चेक करना है, कि मतलब उसको कुछ पीरियड का चेक करना है, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स का चेक करना है, या फिर उसको जितने टाइम वो ऑडिट कर रहा है सबके कंट्रोल्स चेक करने हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है फॉर विच द ऑडिटर इंटेंड्स टू rely on those controls in order to provide an appropriate basis for auditor's intended reliance. Audit evidence pertaining only to a point of time may be sufficient for the auditor's purpose. मतलब ये कि अगर हम थोड़े ही टाइम का देखें तो वो कब सफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल व्हेन टेस्टिंग कंट्रोल्स ओवर द एंटिटीज physical inventory counting at the period end. If on the other hand the auditor intends to rely on control over a period, tests that are capable of providing audit evidence that the control operated effectively at relevant times during that period are appropriate. Such tests may include test of entities monitoring of controls. इसका मतलब ये लाइक अगर आप कुछ इन्वेंट्री या कुछ पर्टिकुलर आइटम चेक करना है एंड उसका भी आपको फिजिकल इन्वेंट्री का चेक करना है, तो क्या होगा, आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के कंट्रोल्स भी चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक काफ़ी लंबे उस पर रिलाई करने की आप सोच रहे हो, ऑन द अदर हैंड द ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई ऑन कंट्रोल ओवर अ पीरियड, तो आपको फिर जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है वो थ्रू आउट द पीरियड आपको चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टेस्ट दैट आर एप्लीकेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ऑडिट एविडेंस एट रेलेवेंट टाइम्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। मतलब सिर्फ कुछ टाइम से आपको बात नहीं बनेगी, आपको बार बार उस पूरे थ्रू आउट द पीरियड में आपको चेक करना होगा। तो टाइमिंग हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और एक है थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है वो हम बेसिकली तब करते हैं जब हमें जो डेटा है वो थोड़े टाइम का चेक करना होता है। बट अगर हम ह्यूज डेटा देख रहे हैं, ज़्यादा हमें ये चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं स्टार्टिंग में अच्छा चल रहा है फिर डेविएशन आ गई, तो आप क्या करोगे, आप थ्रू आउट द पीरियड करोगे। ठीक है, तो ये सब आपके हो गए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है, कंट्रोल्स का टेस्ट करना। कौन से कंट्रोल्स, जो कि लगाए हुए हैं एंटिटी ने टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द रिस्क। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर इसके बाद में हम आते हैं यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग effectiveness of controls obtained in previous audits, and if so, the length of time period that may elapse before retesting a control. The auditor shall consider the following. मतलब ये कि जो पुराना ऑडिट हुआ है उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हो। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। The effectiveness of other elements of internal control, including the control environment, the entities monitoring of controls and the entities risk assessment process. तो जो इंटरनल कंट्रोल है उनकी क्या इफेक्टिवनेस है, जिसमें कि आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट भी आता है, एंटिटी की मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल क्या है एंड एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है। ठीक है, मतलब ये कि and if so, the length of the time period that may elapse before retesting a control, the auditor shall consider the following. मतलब अगर वो उसी डेटा को यूज़ करे प्रीवियस ऑडिट वाले को ही करंट ऑडिट में, उनको ये बातें चेक करनी होगी कि क्या इफेक्टिवनेस है अदर एलिमेंट्स की इंटरनल कंट्रोल की, जिसमें कि कंट्रोल एनवायरनमेंट भी आता है, एंटिटीज़ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल एंड एंटिटीज़ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। फिर इसके बाद में the risk arising from the characteristics of the control, including whether it is manual or automated, effectiveness of general IT control, effectiveness of control and its application, whether the lack of change in a particular control poses a risk due to changing circumstances, and the risk of material misstatement and the extent of reliance on the control. So if the auditor plans to use audit evidence from a previous audit about the operating effectiveness, the auditor shall establish the continuing relevance of that evidence by obtaining audit evidence about whether significant changes in those controls have been occurred subsequent to previous audit. मतलब ये कि अगर वो पुराने ऑडिट का यूज़ कर रहा है एज एन ऑडिट एविडेंस, तो उसको ये देखना होगा कि क्या कोई चेंज आए हैं, अगर चेंज आए हैं तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा। और साथ में उसको ये सारे फैक्टर्स भी करना होगा कि कितने इफेक्टिव हैं अदर एलिमेंट्स। देखो, इसको लर्न करने का प्रोसेस ये है, इसमें कुछ ऐसे समझाने लायक नहीं है, इसको लर्न ही करना होगा आपको। तो 3 बातें तो इफेक्टिवनेस हो गई,
effectiveness of other elements of internal control, effectiveness of general IT controls and effectiveness of the controls and its application by the entity. फिर साथ में रिस्क क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल की, लैक ऑफ चेंज है, वेदर द लैक ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर कंट्रोल पोजेज अ रिस्क ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, मतलब कोई रिस्क कहीं ऐसा तो नहीं कि बढ़ गई, अगर बढ़ गई और फिर आपने ऑडिट एविडेंस यूज़ कर लिया तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और साथ में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन द कंट्रोल, क्या रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट की और क्या एक्सटेंट है रिलाई करने का। तो इन सारी बातों से फिर आप ये पता लगाओगे कि जो प्रीवियस ऑडिट है उसको मैं करंट ऑडिट में यूज़ करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। ओके, evaluating the operating effectiveness of the controls. When evaluating the operating effectiveness of relevant controls, the auditor shall evaluate whether misstatements that have been detected by substantive procedures indicate that controls are not operating effectively. अभी जो effectiveness है ये आप कैसे करते हो डिटरमाइन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करके, ठीक है। और अगर आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे हो कि ये ऑपरेट कर ही नहीं रही है इफेक्टिवली, द एब्सेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय सब्सटेंसिव प्रोसीजर हाउएवर does not provide audit evidence that controls related to the assertion being tested are effective. मतलब ये कि जो द एब्सेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्टेड बाय द सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होने से रह गई है तो प्रॉपर ऑडिट एविडेंस मिल रहा है। और मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर्स प्रोसीजर्स इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट से जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है वो इफेक्टिव हो गए, लेकिन वो तो आपकी मतलब रह गए, ठीक है। लेकिन अगर आपने डिटेक्ट कर लिए हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो जाएगा कि इस बात का कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी है। और फिर आप किस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि जो इफेक्टिवनेस है इन चीज़ों की, किन किन की, अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जनरल एंट्री कंट्रोल या जो भी कंट्रोल में आपको डेफिशिएंसी लग रही है तो वो क्या है, वो इनइफेक्टिव है और हमें अपने प्रीवियस ऑडिट का जो भी एविडेंस है वो करंट ऑडिट में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं जो मैं अभी बता रही हूँ इससे कनेक्टेड हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आए हैं तो आप प्लीज़ टेंशन मत लो, ये टॉपिक ओवर होने के बाद में मैं एक बार फिर से ये पॉइंट्स आपको करवा दूँगी। Specific inquiries by the auditor when deviations from controls are detected. When deviations, अब आपने क्या करा, आपने डिटेक्ट करी कि इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। तो when deviations from controls upon which the auditor intends to rely are detected, the auditor shall make specific inquiries. तो उसको क्या करना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए to understand these matters and their potential consequences and shall determine whether test of controls have been performed, provide an appropriate basis for reliance of controls. मतलब ये कि जो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किया, आपने डिटेक्ट करा कि जो मैनेजमेंट के कंट्रोल्स हैं वो इनफेक्टिव हैं, तो आप लोग ये चेक करोगे द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट हैव बीन परफॉर्म प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रिलायंस ऑफ द कंट्रोल्स एंड एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर नेसेसरी और द पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट नीड टू बी एड्रेस्ड यूजिंग सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डेफिशिएंसी मिली है तो आपको क्या करना चाहिए, तो ये आपको लिखना पड़ेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में। आपको ये आपने कंक्लूड किया है कि देयर इज़ अ डेफिशिएंसी इन द कंट्रोल प्रोसीजर्स, कंट्रोल पॉलिसीज ऑफ द एंटिटी। तो आप ये लिखोगे द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट हैव बीन परफॉर्म्ड प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रिलायंस ऑन दीज कंट्रोल्स। मतलब जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हमने परफॉर्म करे हैं क्या वो एक अप्रोप्रिएट बेस है कंट्रोल के रिलायंस का, ठीक है। साथ में एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नेसेसरी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने चाहिए। साथ में द पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट नीड टू बी एड्रेस यूजिंग सब्सटेंसिव प्रोसीजर, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के साथ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स की करने की भी ज़रूरत है। मतलब ये आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, फिर आपने ये कंक्लूड किया कि जो एंटिटी है ये इनफेक्टिव है अपने कंट्रोल्स में, तो आप क्या 3 बातें चेक करोगे कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपने परफॉर्म करे हैं, ठीक है, क्या वो एक प्रॉपर बेस है, कि मतलब उन्हीं के बेसिस पे आप चेक कर लो कि आपके जो कंट्रोल्स हैं उस पर आप रिलाई कर सकते हो या नहीं। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने चाहिए थे। फिर थर्ड ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है उसको आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के साथ में सब्सटेंसिव प्रोसीजर करने की भी ज़रूरत है। तो ये 3 बातें आप चेक करोगे। अगर आपको इनमें से कोई भी बात का ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, आप फर्दर और अच्छे से अपना ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे, तो वो आप उसके लिए सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स करोगे।
ठीक है, अब हम लोग एक बार इस पे मैं आपको पॉइंट वाइज बता देती हूँ, बिकॉज हो सकता है कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ हो। तो इसमें हम ये चेक करेंगे द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग द कंट्रोल एनवायरनमेंट, द एंटिटीज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल एंड द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। इन सब की इफेक्टिवनेस अगर आपको कम लग रही है तो आप नहीं यूज़ करोगे प्रीवियस ऑडिट का। फिर साथ में द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल इंक्लूडिंग वेदर इट इज़ मैनुअल और ऑटोमेटेड। फिर जो रिस्क है, ठीक है, जो कंट्रोल्स हैं, ठीक है, कंट्रोल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि कंट्रोल्स वीक हैं तो उसकी वजह से क्या आएगी, रिस्क आएगी। तो वो कैसी है, वो मैनुअल है, ऑटोमेटेड है, तो वो भी आप चेक करोगे। फिर उसको आप मैच करोगे अपने करंट ऑडिट से। लाइक अगर पुराना मैनुअल है एंड आपका वाला ऑटोमेटेड है तो फिर वो क्लैश करेगा, तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। फिर साथ में द इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस कैसी है, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड एप्लीकेशन बाय द एंटिटी इंक्लूडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस इन द एप्लीकेशन ऑफ द कंट्रोल नोटेड इन प्रीवियस ऑडिट्स and whether there have been personal changes that significantly affect the application of control। तो अगर significantly affect कर रहा है तो आप नहीं करोगे। and whether the lack of change in a particular control poses a risk due to changing circumstances and the risk of material misstatement and the extent of reliance or of the control। ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको समझाई दिए थे कि whether the lack of change in the particular control poses a risk, मतलब अगर कोई चेंज हुआ है और वो आपने चेंज उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लैक हुआ है उस चेंज का पर्टिकुलर कंट्रोल में, तो क्या उसकी वजह से रिस्क बढ़ रही है। तो अगर रिस्क बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, उस कंट्रोल को लगाओगे एंड आप पुराने ऑडिट का जो एविडेंस है उसको अपने करंट ऑडिट में नहीं लोगे। फिर अगर रिस्क अगर आपको लग रही बढ़ गई है, आपको ज़्यादा रिलायंस चाहिए, तो फिर से आपको न्यू एविडेंस ही ऑब्टेन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट यूज़ द एविडेंस ऑफ द प्रीवियस ऑडिट। तो ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स हैं, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज़ इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। उसके बाद में अब जो हमारा ये सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स है ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, ठीक है। ये वीडियो बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अगर ये अपलोड होने में भी दिक्कत कर सकता है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ गोइंग टू बी योर 3A वीडियो एंड जो अब नेक्स्ट वाली आएगी वो 3B होगी, ठीक है। तो मैं अब 3B में आपका वो कर दूँगी, फिर उसके बाद में हमारा जो 4th वीडियो होगा उसमें जो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूड हैं वो हो जाएंगे एंड देन उसके बाद में हम लोग ये छोटे छोटे टॉपिक्स कर लेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी तो है ही, एक काम करूँगी जो 3B होगी उसमें तो मैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स पूरा एक्सप्लेन करूँगी, फिर उसके बाद में जो आपकी 4th वीडियो होगी उसमें रिटन रिप्रेजेंटेशंस और ऑडिट प्रोसीजर्स कौन कौन से वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। फिर उसके बाद में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये 2-2 3-3 टॉपिक एक एक वीडियो में मैं करा दूँगी। दीज आर एसेज, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी लेंदी चैप्टर, सो आई नीड सम ऑफ योर कोऑपरेशन एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स अब नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं, तो आपको इस चैप्टर की सच में नीड है या नहीं, वरना मैं फालतू में मेहनत करे जा रही हूँ। सो इफ़ यू आर रियली getting help from my videos then please let me know from the comments, मतलब अच्छा बुरा कैसा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे comments में बताओ, तो so that I can implement अगर मुझे कुछ improvement करना है अपने explanation में, ठीक है ना। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो you can comment down। so I'm ending this video here and 3B से हम लोग continue करेंगे, ठीक है। ओके बाय।